हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये पार्ट था पेपर 1 जो हमारा है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास। हम यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है प्लेटो, उस पर चर्चा आरंभ करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं और सुकरात, जो कि प्लेटो के गुरु के नाम से जाने जाते हैं या प्लेटो के गुरु के रूप में विख्यात हैं, उन पर चर्चा की थी। प्लेटो प्राचीन यूनान का एक अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक है और पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला व्यवस्थित एक राजनीतिक सिद्धांतकार भी हम मान सकते हैं। प्लेटो ने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया है जो आज के युग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, जो आज भी चर्चा परिचर्चा का केंद्र रहती हैं और संभवतः आने वाले जितने भी युग रहेंगे, युगांतर तक उन विषयों पर चर्चा चलती रहेगी। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक बहुत बड़े कुलीन परिवार में हुआ और जब कुलीन परिवार में हुआ तो ये ऑब्वियस है कि उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनको उत्तराधिकार के रूप में मिली। प्लेटो का मूलतः नाम एरिस्टोक्लीस या उन्हें अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। उनकी बॉडी बिल्डिंग, उनके चौड़े कंधों के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाता है। यूनान के एथेंस नगर राज्य में उनका जन्म हुआ है, इसलिए वहाँ पे एक वीर सैनिक के रूप में उन्होंने काफ़ी ख्याति भी अर्जित की। लेकिन इतना सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वे सुकरात की तर्क विधा यानी कि डायलेक्टिक सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और ये सुकरात की अद्भुत तर्क विधा शक्ति थी जिन्होंने प्लेटो को बहुत आकर्षित किया और बाद में जो एक सैनिक प्लेटो या अफलातून थे वो एक कुशल दार्शनिक के रूप में परिणित हो गए। 399 ईसा पूर्व का जब समय है और जब सुकरात को प्राण दंड, मृत्युदंड दिया गया है, इस समय तक प्लेटो सुकरात के शिष्य के रूप में उनके साथ में हैं। सुकरात की मृत्यु के बहुत बाद तक या बहुत समय बाद तक प्लेटो यूनान, मिस्र, इटली की विभिन्न देशों के शासन प्रणालियों की या वहाँ देशों की यात्रा करते हैं और वहाँ की शासन प्रणालियों के अध्ययन करते हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इसी समय वो भारत भी आए थे और जहाँ उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली। अपनी विदेशी यात्राओं से लौटकर प्लेटो ने दर्शन शास्त्र का अच्छा विस्तृत अध्ययन किया और अपना एक स्कूल खोला जिसको उन्होंने अकादमी की का नाम से संबोधित किया और यही वो अकादमी है जिसने प्राचीन यूनान को अनेक विधिवेत्ता प्रदान किए। और ये हम यहाँ भी ये भी बता सकते हैं कि जो प्लेटो का जो विख्यात एक शिष्य है अरस्तु, जिसे हम प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, वो भी इसी अकादमी के स्टूडेंट थे। प्लेटो के बहुत से सिद्धांत हमारे हैं और वो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत से सिद्धांत हैं जो हम पढ़ेंगे। आज हम पहला सिद्धांत जिस पर चर्चा करेंगे या उनके बारे में आज का जो हमारी क्लास है वो उनके जनरल इंट्रोडक्शन पे चलेगी और कल से जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम एक एक सिद्धांत को लेते जाएंगे और उनके बारे में समझते जाएंगे। प्लेटो एक दार्शनिक विचारक है जहाँ वो कल्पना के अंदर कुछ विचार करते हैं। तो यहाँ प्लेटो ने अपने एक न्याय सिद्धांत की रचना की है और उस न्याय सिद्धांत को अगर वास्तविकता प्रदान करने के लिए उन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना भी दी है। और उनकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो एक ग्रंथ के रूप में विख्यात है, द रिपब्लिक। इस किताब में पुस्तक में उन्होंने बताने विश्वास व्यक्त किया है कि सोसाइटी का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन व्यवस्था की बागडोर दार्शनिक को हाथ में दे दी जाए। दार्शनिक मतलब जिन्हें नॉलेज हो, जो ज्ञानी है, क्योंकि हमने देखा कि सुकरात के उसमें भी नॉलेज ही सब कुछ सेंटर हुआ करती थी। तो कह रहे हैं कि शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में दे दी जाए या फिर शासक स्वयं फिलॉसफी का अध्ययन करके दार्शनिक बन जाए। प्लेटो की और भी किताबें हैं, द लॉज हैं और बहुत सी हैं। हम आगे जैसे जैसे उनके संदर्भ आते जाएंगे हम उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। और प्लेटो के समस्त चिंतन पे हमने आपको जैसे कल की क्लास में बताया था कि बहुत सुकरात से बहुत ज़्यादा
प्रभावित थे। और उन्होंने अपने अचिंतन में सुकरात से प्रेरणा अवश्य प्राप्त की, किंतु उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पे भी अपने गुरु से जो उनको मिला था उसको उन्होंने और अधिक पुष्ट प्रदान किया। उनका ये मानना था कि जो ज्ञान है पर आधारित जो सद्गुण है शाश्वत और चिरंतन है। सुकरात का अनुसरण करते हुए प्लेटो ने स्वीकार किया कि जो सद्गुण है, जो वर्च्यू है, वो ज्ञान की सीढ़ी है। क्योंकि सुकरात ने तो हमें, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, स्वयं कोई गलत नहीं लिखा था और उन्होंने अपने जितने भी विचार हैं, बाद में प्लेटो जो उनके शिष्य, उन्होंने अपने सारे मौखिक विवेचन के माध्यम से सारे विचार सुकरात के मुंह से कहलवाए। प्लेटो ने अपने अध्ययन में द्वंद्वात्मक पद्धति, जिसको डायलैक्टिकल मेथड जो हम जानते हैं, डायलैक्टिक मेथड जो सुकरात को बहुत ज़्यादा प्रिय था, या प्रिय अध्ययन की पद्धति थी, प्लेटो ने अपने लेखन में उसका बहुत विस्तृत प्रयोग किया है। प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो संवादात्मक शैली, डायलॉग स्टाइल में हैं, जिसमें सुकरात एक प्रमुख वक्ता के रूप में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और जो इन डायलॉग्स के अंदर जो समकालीन पात्र हैं उसके, वो उसके समकालीन विचारक हैं, जिनके माध्यम से प्लेटो चर्चा को आगे बढ़ाता है। क्योंकि प्लेटो उस समय जिन बातों का परीक्षण करना चाहता था, वो समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को सुकरात के माध्यम से हल करने का प्रयास भी करता है। और एक चिंतन की जो हम, और ये जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक जीवन की जो प्रॉब्लम, जिनको सुकरात के माध्यम से द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम जो भी उसके तरीके से जब प्रस्तुत करता, वो समस्याएं जो समस्त हमारे राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की अमूल्य नीति भी है। सुकरात को अनुसरण करते हुए प्लेटो ने ये भी बताने का प्रयास किया कि परस्पर विरोधी विचार अगर एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे तो वो एक दूसरे के असत्य को नष्ट कर देगी, और जो शेष रहेगा वो युक्ति संगत सत्य ही होगा। यही वो द्वंद्वात्मक पद्धति हैं जो बाद में हम आगे जाकर के देखते हैं। 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी जर्मन दार्शनिक हेगेल ने भी इस पद्धति का अनुसरण किया है। एक प्रमुख बात जो प्लेटो में हमको दिखाई देती है, जो वो जिसका भी उन्होंने अनुसरण करते हुए सुकरात की और ही देखा है, कि वो एनोलॉजीज यानी कि दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। जहाँ वो सुकरात के पदचिन्हों पर चलते हुए प्लेटो नैतिकता, राजनीति और आदर्श जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ एग्जाम्पल्स, दृष्टांत निकालते हैं। और इसके लिए वो अलग अलग, कभी वो किसी चिकित्सक के आधार पर, कभी किसी शिल्पी के आधार पर अलग अलग राज्य के प्रशासन की समस्याओं को उठाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जब हम बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य विकार को दूर करने के लिए कुशल चिकित्सक के शरण में जाते हैं। जब जूता बनवाना जैसा साधारण काम होता है तो हम जूते के जो बनाने वाला है, मोची है, जो अनुभवी है, उसके पास जाते हैं। तो जब राज्य से संबंधित जो अगर हमारे मामले हैं तो उनको एक साधारण व्यक्तियों के हाथ में हम कैसे सौंप सकते हैं। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने सद्गुण प्राप्त कर लिया है, जो दार्शनिक शासक है, वही राज्य के शासन कार्य को कर सकता है। इसके अतिरिक्त और भी तरीके से उन्होंने एनोलॉजी का प्रयोग किया है, जब वो एग्जाम्पल्स देते हुए जब ये कहते हैं कि संरक्षक वर्ग जो उनका है, तो या जो ताज वो उसकी तुलना वो पहली कुत्तों से करते हैं कि वो जिस प्रकार ईमानदार होते हैं, वफ़ादार होते हैं। कई बार हमको ऐसा भी लगता है कि उनके जो कुछ एनोलॉजीज़ हैं वो बड़ी असंगतियाँ पैदा करती है, और प्लेटो मानते हैं इसके अपवाद भी नहीं है। लेकिन ये उनका एक तरीका था जहाँ वो इस पद्धति के द्वारा अपने अध्ययन को सरल बनाते हैं। और एक बात और है कि वैसे सुकरात की तरह प्लेटो आदर्श राज्य की तलाश में रहते हैं। एक ऐसा आइडियल स्टेट उनके विचारों का हमेशा केंद्र रहा है। यथार्थ में हम जबकि जानते हैं कि प्लेटो का ये जो आदर्श राज्य है, जिसको पूरा संपूर्ण पाश्चात्य जगत इसको यूटोपियन कहता है,
लेकिन आगे की हम देखते हैं, जब जब आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे और आगे की जब हम प्लेटो के बारे में आगे देखेंगे कि ये जो उनकी जो पद्धति थी या जो उनका ये जो विश्लेषण का तरीका था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने सुकरात के साथ साथ प्लेटो को भी अमर कर दिया है। कल की क्लास में प्लेटो के न्याय सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।